Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss the topic of force on a moving charge in a uniform magnetic field. अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है. वो फोर्स कितना होता है, उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 1 टेस्ला की डेफिनेशन सीखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बहुत ध्यान से समझिए. सो लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट. That we are having the magnetic field in the x direction. एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कहीं नॉर्थ पोल लगा है, इधर कहीं साउथ पोल लगा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन गया. मैग्नेटिक फील्ड है x की डायरेक्शन में, ठीक है. और हमारे पास ये है y की डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y, क्योंकि x और y आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड गया b, और y की डायरेक्शन में एक है y की डायरेक्शन. दैट मींस x और y क्या है, एक प्लेन बना रहे हैं. लेट अ चार्ज q, एक चार्ज q है जो इसमें थीटा एंगल पर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है, v वेलोसिटी से. क्या माना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है q जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पर इस तरीके से मूव कर रहा है, मेकिंग थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सबको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो वेक्टर के हिसाब से जब इसने x की डायरेक्शन में एंगल बनाया तो इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे. तो एक तो कंपोनेंट आ जाएगा जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है, 11th क्लास से जानना है, जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उधर cos कंपोनेंट आता है. सो हियर इट विल बी v cos थीटा. और इसके परपेंडिकुलर में, क्योंकि x के परपेंडिकुलर y होगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा, ठीक है, v cos थीटा एंड v sin थीटा. सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखते हैं तो चार्ज पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से फिर मोशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है. चार्ज पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब देखिए वो जो फोर्स होगा वो फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहले ये देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सबसे पहले देखिए, लेट एफ फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर, तो ये जो फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स होगा वो चार्ज की वैल्यू पर तो डिपेंड करेगा ही ना, कि कौन सा चार्ज मूव कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज. फर्स्ट फैक्टर जो फोर्स होगा वो चार्ज पर डिपेंड करेगा, कि अगर चार्ज कितना स्ट्रांग है, क्या वैल्यू का चार्ज है, उस पर डिपेंड करेगा. एंड आफ्टर दैट जो फोर्स होगा कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो सेकंड फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स है, क्योंकि चार्ज पे लग रहा है तो चार्ज क्या वैल्यू का उस पर डिपेंड करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज उस पर डिपेंड करने वाला है. एंड द सेकंड फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग लगाएगा, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो वीक फोर्स लगाएगा. और थर्ड पार्ट जो चार्ज है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट v sin थीटा पर डिपेंड करेगा, v sin थीटा, ठीक है. थर्ड फैक्टर v sin थीटा पर डिपेंड करेगा. या ऐसे कह सकते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. उसके बाद में उसने क्या एंगल पे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, उस एंगल के हिसाब से sin थीटा पे डिपेंड करेगा. नंबर 1 इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द सेकंड फैक्टर ऑन द वेलोसिटी एंड द थर्ड फैक्टर v sin थीटा. v sin थीटा पे डिपेंड करेगा. v sin थीटा क्यों लिया, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब डायरेक्शन चेक करेंगे तो डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 10th में पढ़ा हुआ है. इसके हिसाब से अगर आपकी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें, तो अगर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल फिंगर अगर चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है जिधर चार्ज मूव कर रहा है, तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ये है एक्स की डायरेक्शन में, और चार्ज का वो कंपोनेंट, चार्ज की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बच्चों, तो वो v sin थीटा आया है. इट इज v sin थीटा, दैट मींस v sin थीटा पे डिपेंड करेगा. तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया. देखिए ये डायरेक्शन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और y की डायरेक्शन में क्या आ गया, चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो v sin थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है y की डायरेक्शन में, तो हमारा थंब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है. सो दैट मींस z डायरेक्शन में लगेगा फोर्स. जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इन द z डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में, कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा. x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है चार्ज की, चार्ज y डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका कंपोनेंट, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर z की डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, ठीक है.
सो दिस इज द डायग्राम, डायरेक्शन लिख दिया। अब देखिए एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी और वी साइन थीटा, तीनों को एक साथ लेंगे फ्रॉम ऑल, तो फोर्स का एक फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों। तो फोर्स एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी इंटू वी साइन थीटा, और अगर इक्वल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और एक कांस्टेंट यूज हो जाएगा। हियर वी विल यूज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इट इज 1 इन द एसआई। कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। कांस्टेंट को 1 लगाया, सेटिस्फाई किया, तो 1 वैल्यू पर ये फोर्स इसको मैच कर रहा था। तो फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वी साइन थीटा। तो जब फोर्स की वैल्यू 1 अप्लाई कर दी तो आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। So students, this is the formula to calculate the force on a moving charge when it moves in a magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करेगा तो फोर्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तब इन द वेक्टर फॉर्म, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा, चार्ज जो है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स में वेक्टर लगा दिया, चार्ज स्केलर है, इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बिकॉज ए बी साइन थीटा किसके इक्वल आता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरीके से वी बी साइन थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ऐसे लगा देंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। तो दिस इज इन द टर्म ऑफ वेक्टर। फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर, इट इज क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, और अगर उसको ऐसे लिखा है वेक्टर को ओपन करके तो क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके स्पेशल केस में क्या आ जाएगा, स्पेशल केस देख लेंगे कि अगर सबसे पहले अगर चार्ज की वैल्यू 0 होगी, अगर चार्ज की ही वैल्यू 0 हो, तो चार्ज की वैल्यू 0 होने का मतलब कि अगर वो कैसा पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल हो जिसपे चार्ज की वैल्यू 0 होती है, जैसे न्यूट्रॉन हो, अगर न्यूट्रल पार्टिकल को मूव कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो फोर्स का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चार्ज अगर 0 होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन द न्यूट्रल चार्ज ए न्यूट्रॉन व्हेन इट मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। सेकंड, अगर चार्ज रेस्ट है, अगर वेलोसिटी 0 है, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा, अगर वो रेस्ट है एक जगह रख दिया अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो वेलोसिटी 0 होने पर आंसर फिर से क्या हो जाएगा, 0, तभी भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर वेलोसिटी 0 होगी तो, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और मैक्सिमम कब लग रहा है, जब साइन थीटा का आंसर मैक्सिमम कितने एंगल पर आता है, 90 डिग्री पर। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा हमने, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स का आंसर आ जाएगा वो क्यू वी बी मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर थीटा का वैल्यू बच्चों, अगर थीटा का वैल्यू इसमें कितना है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 का आंसर 0 होता है। थीटा वैल्यू 0 होने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा, अगर चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो साइन 0 से आंसर 0 हो जाएगा, तो तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। सो दीज आर द स्पेशल केसेस, ये सब स्पेशल केस है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्कोरिंग कम से कम 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है बोर्ड में ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से बच्चों 1 टेस्ला की डेफिनेशन लिखने को और आती है, तो हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन और समझ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन कैसे लिख देंगे, 1 टेस्ला, ठीक है। 1 टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट होता है ना। तो यहाँ से 1 टेस्ला की डेफिनेशन अगर आएगी तो कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये है क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए अगर हम चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट कर दें, मतलब 1 कूलम का चार्ज लें, और अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कर दें, और साइन थीटा तो 1 हो ही गया, तो फोर्स का जो आंसर आ जाएगा ये भी 1 लगाएंगे, वेलोसिटी भी 1 लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड
ऐसे लिख दीजिए और साइन थीटा की प्लेस पे बना जाएगा। सो दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फोर्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फोर्स के इक्वल आ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वही टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। तो यहाँ से हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। कैसे डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला को? 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब टेस्ला बचा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला ही तो बचा, तो 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। 1 टेस्ला जो होगा वो फोर्स के इक्वल होगा जो 1 कूलम के चार्ज पर लग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 1 टेस्ला जो होगा वो उस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा जो कौन से चार्ज पर लग रहा है? 1 कूलम के चार्ज पर लगा। 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है, ठीक है। नहीं, तो यहाँ से 1 टेस्ला बन गया। एक बार फिर देख लेते हैं कि 1 टेस्ला जो होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का यूनिट टेस्ला बच रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो 1 टेस्ला क्या होगा? फोर्स के इक्वल आ गया, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा जो कौन से चार्ज पर लगा? 1 कूलम के चार्ज पर लगा है बच्चों। 1 कूलम के चार्ज पर वो चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज हम इसका बस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला और देख लेते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से बी को सेपरेट कर लीजिए। बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला लगाने पर सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाइए। फोर्स का क्या होता है? mlt-2, और नीचे लगाएंगे चार्ज का at और वेलोसिटी का lt-1, ठीक है, lt-1। इस साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू m, ऊपर ऐसे रह गया और l, इस वाले l से l कैंसिल हो गया, ठीक है। नहीं, l से l कैंसिल हो गया और ये जो t-1 से नीचे का t+1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब t-2 ऐसे रह गया अकेला और ये a जो है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a-1। तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा mt-2 a-1, mt-2 a-1। और इसी तरीके से इसका यूनिट भी लिख देंगे यहाँ पर। 1 टेस्ला किसके इक्वल आ सकता है वो देख लेंगे कि फोर्स का यूनिट लगाएंगे, ऊपर न्यूटन आ जाएगा और चार्ज का कूलम आ जाएगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा। सो दैट मीन्स क्या बन जाएगा? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कूलम को भी चेंज कर देंगे एम्पियर सेकंड में, एम्पियर कूलम्स, ठीक है। क्योंकि करंट का जो यूनिट होता है, करंट का आएगा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से जो कूलम बनेगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पे हम इस कूलम की जगह पर एम्पियर सेकंड लगाएंगे, एम्पियर सेकंड, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो दैट मीन्स आपका जो 1 टेस्ला आएगा बच्चों किसके हो जाएगा? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो 1 टेस्ला को डिफाइन कर दिया और ये यहाँ से 1 टेस्ला की डेफिनेशन दे दी और उसका डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक सब समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।